सबसे कॉमन श्वसन रोग टीबी काउंट होता है और ये एक इस तरह की बीमारी है जो ठीक हो सकती है, लेकिन इसे लेकर भ्रांतियाँ बहुत है। तो देखिए, टीबी पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। जन सेवा हॉस्पिटल में हम हर टीबी मरीज को निक्षय पोषण किट देते हैं। उसके अंदर हाई प्रोटीन डाइट होती है जो टीबी के मरीज के लिए प्रोवाइड की जाती है और ये हर महीने मरीज को दी जाती है। आज हमारे साथ हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन के एचओडी डॉक्टर संजय सोलंकी। डॉक्टर सोलंकी लंबे समय से जनसेवा हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं और आपका एक लंबा अनुभव है रेस्पिरेटरी मेडिसिन के क्षेत्र में। श्वास रोगियों के लिए आपने लंबे समय तक समय दिया है और इनके उपचार में काफ़ी महत्वपूर्ण जो केसेज हैं उनको आपने सॉल्व किया है। हम बात करेंगे डॉक्टर सोलंकी से। स्वागत है डॉक्टर सोलंकी। प्लीज़ बताएं कि जो ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, जो दमा है, अस्थमा है, इसके जो प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं? सर देखिए, दमा जो है उसके प्रारंभिक लक्षण आते हैं कि मरीज सबसे पहले खांसी का अनुभव करता है। मरीज को खांसी आती है, धीरे धीरे उसका सांस फूलने लग जाता है। कुछ केसेज में मरीज को छींकें भी आनी शुरू हो जाती है और ये मरीज पहले अपने स्तर पर अपने गांव में उपचार लेने की कोशिश करता है लोकल डॉक्टर से और उन दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता है। कुछ केसेज में मरीज को उपचार लेता है और थोड़ा आराम अनुभव करता है, परंतु वो जैसे ही इलाज छोड़ता है उसको वही लक्षण फिर से आने लग जाते हैं। तो मेन तो इसके लक्षण मुख्यतः खांसी आना और सांस में फुलावट होना, यही मेन लक्षण रहते हैं। जो दमा का मरीज है, एलर्जी से जो हो जाता है, अस्थमा जिसको कहते हैं, उसमें मरीज रात्रि कस में इन चीज़ों का ज़्यादा अनुभव करता है। तो इनसे बचाव के लिए क्या उपाय होने चाहिए सर? सर देखिए, एलर्जी अपन कहें जिसमें अस्थमा या सीओपीडी दोनों की ही बात करें, ये अगर हो गया है तो मरीज को समस्या आती है। मरीज एक बार इलाज शुरू करता है और उसको रिलीफ होता है, आराम पड़ता है। उसके बाद मरीज के मन में क्या आता है कि अब मैं ठीक हो गया हूँ और अब मुझे इलाज की ज़रूरत नहीं है, और यही सबसे बड़ी गलती रहती है, क्योंकि इन चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये कंट्रोल नहीं होंगे ये बार बार होते रहेंगे। इसलिए मरीज को डॉक्टर की सलाह के अनुसार जो भी बताया गया वो इलाज जब तक डॉक्टर कहे चालू रखना चाहिए। धूल मिट्टी और ये सब जो इरिटेटिंग वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये अस्थमा के लिए कितने जिम्मेदार हैं? सर ये बहुत पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि धूल मिट्टी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है जो एलर्जी करती है। कुछ कीट भी हो सकते हैं, परागकण भी हो सकते हैं, कुछ जीव जंतुओं के बाल भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें सारी ही एलर्जी करती है। कुछ गैसेज भी हो सकती है और एलर्जी की वजह से ही अस्थमा बढ़ता है। तो बढ़ता हुआ पोल्यूशन भी अस्थमा का एक कारण है। अस्थमा किसी को रोगी को अगर हो ही गया है तो शुरुआती तौर पर जो इलाज दिया जाता है उसमें हम देखते हैं कि इनहेलर्स दिए जाते हैं, और इनहेलर्स लेने की तकनीक जो है इसे लेकर आमतौर पर जो मरीज है, जो रोगी है, वो अनभिज्ञ रहता है। तो क्या सही तकनीक है जिससे वो इनहेलर का उपयोग कर सके? कि क्या सावधानियां उसको बरतनी चाहिए या क्या तकनीक उसे उपयोग करनी चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इनहेलर के बारे में अभी भी आम समाज में और जनता में मिथ है कि एक बार इनहेलर शुरू कर लिया तो उसकी आदत पड़ जाएगी। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। इनहेलर की कभी आदत नहीं पड़ती। आदत उन चीज़ों की पड़ती है जो हमारे दिमाग पे असर करती है, जैसे शराब, बीड़ी। परंतु इनहेलर कभी भी दिमाग पे असर नहीं करता। वो उसकी दवाई सीधे हमारे फेफड़ों में जाती है और डायरेक्ट असर करती है। जो इनहेलर लेने की तकनीक है वो बहुत ही मायने रखती है। इनहेलर 2-3 तरह के आते हैं जिसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। डीपीआई कहते हैं और एक को एमडीआई। डीपीआई का मतलब है ड्राई पाउडर इनहेलर। इसमें इनहेलर जो है वो दवा जो है वो कैप्सूल फॉर्म में आती है, उसको हम एक डिवाइस में डालते हैं और पेशेंट इनहेल करते हैं। और दूसरा आता है एमडीआई, मीटर डोज इनहेलर। उसके अंदर दवा इनबिल्ट होती है, पेशेंट को दबाएगा और साथ ही खींचेगा। तो इनहेलर लेने की सही तकनीक ये है कि पेशेंट पहले अपना सांस छोड़े, ठीक है, फिर जो भी इनहेलर यूज कर रहा है, चाहे डीपीआई या एमडीआई, उसको मुंह में पकड़े, और अगर वो डीपीआई है तो उसको पूरा जोर से खींचे, जोर लगा के अच्छे से खींचे, और उसके बाद अंदर सांस रोक ले 10 सेकंड ताकि दवा को बैठने का टाइम मिले। और जो एमडीआई है, एमडीआई के अंदर कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे ही मरीज ने दबाया इनहेलर को, और उसके साथ ही मरीज को सांस अंदर खींचना होता है। अगर वो सांस अंदर नहीं खींचेगा तो दवा हवा में उड़ जाएगी और पूरा असर नहीं दिखा पाएगी। एक चीज़ और कहना चाहूँगा
अक्सर मरीज क्या कहता है कि इन्हेलर लेने के बाद मेरे मुंह में कड़वापन आ गया। सर, इसका कारण यह हो सकता है कि मरीज एक तो कुछ जोर से उसने पूरा प्रेशर से नहीं खींच पाया उसको, दूसरा फिर भी कुछ पार्ट, बहुत ही मिनिमल सा पार्ट थ्रोट में, गले में जमा हो जाता है। तो मरीज को यह सलाह भी दी जाती है, जैसे ही उसने इन्हेलर लिया है उसके तुरंत बाद वो थोड़ा सा नॉर्मल सादा पानी लेके और अच्छे से कुल्ला करे ताकि वो दवा बाहर निकल जाए। श्वसन रोगों की अगर बात करें तो सबसे कॉमन श्वसन रोग टीबी काउंट होता है, और ये एक इस तरह की बीमारी है जो ठीक हो सकती है, लेकिन इसे लेकर भ्रांतियाँ बहुत है। आमजन जब टीबी के पेशेंट को देखते हैं या जब पता लगता है कि इसे टीबी है तो उससे दूरी बना लेते हैं, और मतलब ऐसा जैसे अनटचेबल टाइप का व्यवहार उससे होने लगता है। तो टीबी में किस तरह की सावधानियाँ बरतनी चाहिए और आमजन को इसे लेकर किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए? तो देखिए, टीबी पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है और इसके बारे में सच में ही समाज में काफ़ी भ्रांतियाँ फैली हुई है, और गवर्नमेंट सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है कि टीबी को देश से खत्म कर दिया जाए। इसके मूलन कार्यक्रम भी चल रहा है और सरकार अपने स्तर पर भी बहुत सारी सुविधाएं देती है टीबी के मरीज को। जो मरीज हमारे पास ओपीडी में आते हैं, अक्सर हम उनको जांच के लिए कहते हैं, तो बहुत सारे मरीजों की एक कॉमन मिथ बना हुआ है कि सर हमारे परिवार में टीबी नहीं हो सकती। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। टीबी किसी को भी हो सकती है, परंतु इसका उपचार भी संभव है। और इस डर से कि हमें कहीं टीबी निकल आएगी, बहुत सारे लोग जांच कराने से भी मना कर देते। जिसके लिए बलगम की माइक्रोस्कोपी की जांच की जाती है, सीबीनाट टेस्ट भी किया जाता है, जो कि बहुत ही महंगा टेस्ट है, फिर भी गवर्नमेंट द्वारा ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी मरीज को टीबी हो गई है तो कोई घबराने की बात नहीं है। उसके लिए 6 महीने का उपचार दिया जाता है और 6 महीने में मरीज पूरी तरह ठीक हो जाता है। अगर हमारे घर के अंदर किसी मरीज को टीबी है तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने घर के सभी लोगों की जांच कराएं, क्योंकि हम उसके संपर्क में रह रहे हैं। तो हो सकता है किसी और मरीज घर के सदस्य को शुरुआती स्टेज में हो, और शुरुआती स्टेज में पकड़ी जाएगी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। दूसरा, मरीज का भी ये कर्तव्य रहता है और हम उसे बताते भी हैं कि वो अपने मुंह पे मास्क बांध के रखे, कोई कपड़ा लेके रखे, क्योंकि टीबी जो है वो खांसने से फैलने वाली बीमारी है, एक सदस्य से दूसरे सदस्य में जा सकती है। और मरीज अगर अपने मुंह पे कपड़ा रखेगा तो इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि एक सदस्य से दूसरे सदस्य में जाएगी। टीबी का इलाज पूरी तरह से मुफ्त उपलब्ध है सरकार के द्वारा भी, और हम अपने जनसेवा हॉस्पिटल में भी टीबी का इलाज मुफ्त उपलब्ध करवाते हैं। सरकार की तरफ से हमें दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि हम मरीज को मुफ्त दिलवाते हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इसके अलावा सरकार टीबी के मरीज को 1000 रुपये पर महीने भी देती है। जो भी टीबी का मरीज हो गया उसको सरकार 1000 रुपये पर महीने के हिसाब से उसके अकाउंट में डालती है। हमारे पास जो भी मरीज टीबी का मिल जाता है, हम उसको ये सारी जानकारी देते हैं। उसका हम खाता नंबर बाकायदा निक्षा आईडी में जोड़ते हैं ताकि उसको सरकार द्वारा दिए जाने वाली सहायता मिले। जनसेवा हॉस्पिटल में हम हर टीबी मरीज को निक्षा पोषण किट देते हैं। उसके अंदर हाई प्रोटीन डाइट होती है जो टीबी के मरीज के लिए प्रोवाइड की जाती है और ये हर महीने मरीज को दी जाती है। और सीओपीडी के रोगियों की अगर बात करें तो सीओपीडी के रोगी जो उनके लिए किस तरह की सावधानियां विशेष रूप से बरती जानी चाहिए? सर, सीओपीडी आप ये समझिए एक धूम्रपान से होने वाली बीमारी है। इसके लक्षण दमा की तरह ही होते हैं जो एलर्जी से होता है, वैसे ही खांसी और सांस फूलना, बलगम आना, इस तरह के लक्षण रहते हैं। और सीओपीडी किसी को अगर हुआ है तो सबसे पहले मरीज का खुद का कर्तव्य है कि वो धूम्रपान पूरी तरह से बंद करे। हालांकि धूम्रपान तो करना ही नहीं चाहिए क्योंकि और भी नुकसान होते हैं, पर सबसे पहला यही कर्तव्य है कि वो धूम्रपान बंद कर दे। डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी है वो पूरी तरह से लेता रहे तो सीओपीडी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसका भी मेन इलाज इन्हेलर ही रहता है। आप लंबे समय से श्वसन रोग की बीमारी से जुड़े हुए हैं, तो जो श्वसन रोगी हैं अभी जिनको परेशानी है उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? श्वसन रोगियों को जो भी, भले ही वो अस्थमा का हो, सीओपीडी का हो, टीबी का हो या कोई और बीमारी हो, मैं कहना चाहूँगा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बीमारी का इलाज संभव है, उसके लक्षणों को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। जो भी आपको सलाह दी जाती है, जो भी आपको दवाई दी जाती है, उसको डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहें तो आपको जल्दी आराम मिल सकता है, आप अच्छा आराम महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर सोलंकी, आपका हमारे यहाँ पधारने के लिए,
और आपने हमें बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी दी। धन्यवाद। धन्यवाद।